और उसे मटेरियल निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो और उसे पढ़ो। ऐसे आंख खराब हो जाएगा, कितना पढ़ोगे? लैपटॉप में, ठीक है, कंप्यूटर पे या मोबाइल में कितना देर तक पढ़ोगे? मुझे से तो नहीं पढ़ा जाता। तो ढंग से पढ़ना, क्योंकि तुम्हारी जर्नी अगले 8 महीने की है। 8 से 10 महीना तुम्हें पढ़ाई करना है, तो 10 महीने का सोच करके चलोगे ना, तो एक डेस्कटॉप या छोटा मोटा लैपटॉप मिल जाए वो अवेलेबल कर लो। घर में वाईफाई अच्छा रखो, हो सकता है 3 क्लासेस तुम्हें करनी पड़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तुम्हारा डाटा सारा चला जाएगा मोबाइल का, तो एक वाईफाई का कर लो। और तीसरा है कि एक बेटा प्रिंटर का अरेंजमेंट कर लो, बाहर से प्रिंट निकालोगे महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि हम, हाँ, तो ये एग्जाम का डेट तो बढ़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई का एग्जाम का आ रहा है कि 2 से 3 महीना डिले हो जाएगा। तुम्हारे क्लास 11th और 12th का एग्जाम डिले होने वाला है। जाहिर सी बात होना भी चाहिए, मैं तो सपोर्ट में हूं। अरे भाई, किसी को कुछ पढ़ाया ही नहीं, पूरा स्कूल चला ही नहीं है, वो बच्चा मैथ्स कैसे पढ़ेगा? 12th वाले मैथ्स कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन में क्या मैथ्स समझ में आ जाएगा? बहुत सारे गांव में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे? तो उनको 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो हो सकता है तुम्हारा टाइम भी खिंच जाए। तुम्हारा भी हो सकता है जुलाई अगस्त में एग्जाम हो, जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए, अब डिले हो सकता है, तुम मेंटली प्रिपेयर रहो ना, अच्छे से अपना तैयारी करते रहो। देखो, कोई भरोसा नहीं है, ले लेगा तो ले लेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक से बोलेगा नहीं एग्जाम होगा 10 दिन बाद, तो फिर रोना मत, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसलिए क्या करना है, दो आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बेटा 2-3 जो रिक्वायरमेंट है उसे अच्छा कर लो। घर में बेटा एक वाईफाई लगा लो, अगर तुम्हारे पास में वहां उस घर में फैसिलिटी है। 400-500 रुपया में अच्छा वाईफाई आ जाता है आज, ठीक है? एक तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। और मेरे में से मोबाइल पे कम पढ़ो, मोबाइल में ज्यादा कंसंट्रेशन बनता नहीं है ना। तो हो सकता है कि घर में कोई डब्बा डेस्कटॉप पड़ा हो, ले लो। डेस्कटॉप इधर उधर से कहीं अरेंज कर लो, या टूटा फूटा हुआ लैपटॉप अरेंज कर लो क्लासेस करने के लिए, तो वो जरूरी है, नहीं तो खरीदना ही पड़ेगा। 10-15 हजार में आ जाता है लैपटॉप एकदम मरा सा, ठीक है? लैपटॉप एक लेना पड़ेगा। और तीसरा जो तुम्हारा है, वो एक मेरा सलाह है कि प्रिंटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रिंटर के बारे में नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलता हूं प्रिंटर होना चाहिए, ये मस्ट है। बोले क्यों? क्योंकि तुम पीडीएफ कितना पढ़ोगे? तुम मोबाइल में बेटा कितना रिस्पिरेशन के क्वेश्चन बना लोगे? नहीं बनेगा। तुम्हें लास्ट में मटेरियल निकाल करके उसके थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? या तो आप मटेरियल को बेटा मंगा लो, एलएन के मटेरियल को आप पूरी तरह से मंगा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा उसका मिल जाएगा मेरे से, दिल्ली से या कोटा से आपको मिल जाएगा, वो पूरा खरीद लो, ठीक है? एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन मेरे से बेटर है कि प्रिंटर आप ले लो एक। चलो ठीक है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलो अब हम लोग आज के टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों को मैं देखता हूं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे को, ठीक है, प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री पढ़ेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस में करना क्या है, जो रिस्पिरेशन तुमने पढ़ा था उसका उल्टा एक इक्वेशन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले इक्वेशन आना चाहिए लिखने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले आपको क्या करना है कि CO2 नाम के गैस को लेना है। ये इन्वायरमेंट से आपने CO2 पकड़ा, प्लांट ने CO2 लिया, आपको बच्चा इक्वेशन एक ग्लूकोज के लिए लिखना है। ध्यान सुनिए, आपको एक ग्लूकोज बनाने का इक्वेशन आना चाहिए। एक ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन, यानी कि आपको इन्वायरमेंट से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। बोले ठीक। अब एक CO2 को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। ध्यान से सुनना, CO2 को रिड्यूस करना है, रिड्यूस कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना। तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर चाहिए बच्चा, जिसका नाम है वाटर। ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ बैक्टीरिया बोलेंगे कि CO2 को रिड्यूस करना है, मैं वाटर यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड। याद करना बेटा, कुछ बैक्टीरिया बोलेंगे मैं CO2 को रिड्यूस करना है ना, उसमें हाइड्रोजन जोड़ना है ना, मैं वाटर यूज नहीं करूंगा, मैं हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करूंगा, ठीक है? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये मतलब है एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन डोनर चाहिए। हाइड्रोजन डोनर कौन है? या तो वाटर हो सकता है, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। तो रूल है बच्चा,
एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन डोनर यानी 2 वाटर चाहिए। तो टोटल CO2 है 6, तो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए 12। आ गया समझ में? हाइड्रोजन डोनर चाहिए, मुझे वाटर नहीं चाहिए, हाइड्रोजन डोनर चाहिए ना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, और बाकी जगह बेटा एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और ब्लू ग्रीन एल्गी में हाइड्रोजन डोनर होगा, वो बेटा वाटर होगा। केवल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दो को छोड़ दीजिए, जीएसबी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और बच्चा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनके अंदर में जो हाइड्रोजन डोनर है वो बेटा वाटर के जगह हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक साइंटिस्ट है वान नील, उन्होंने बताया, तो हम नील साहब को थोड़ा कंसीडर कर ले। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस तो बेटा दुनिया का सबसे आसान सा इक्वेशन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सबसे पहले बच्चा लोग 1 मिनट 1 मिनट यहां पास, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 12 वाट। फोटोसिंथेसिस के दौरान में सबसे पहले क्या होगा कि सनलाइट आएगा, रूल नंबर 1। इसलिए फोटोसिंथेसिस में बेटा 5 टर्म आएंगे। पहला टर्म आएगा, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बोले ठीक। फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे चीज जोड़ करके एक बड़ा ग्लूकोज बनाएंगे। 2, फोटोसिंथेसिस है इंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी आएगा, ताकत आएगा सनलाइट का, और वो क्या होगा, यूज हो जाएगा। एक्सर्गोनिक नहीं है, एनर्जी निकल नहीं रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग इंडरगोनिक प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म, इट इज कॉल्ड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। टेंशन नहीं लेना है, चलिए ठीक है। अब बोलेंगे सर क्या हुआ, एक ग्लूकोज बन जाएगा, एक क्या बन गया, ग्लूकोज C6H12O6। बोले ठीक है। सेकेंड चीज, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में 12 आपने वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया है। यूज कितना हुआ, 12, जिसमें से 6 वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज भी हो जाएगा। अपने मन से मत कर देना सर 12 खर्च हुए और 6 तो बन गए सर, केवल 6 लिख दे, गलत हो जाएगा। आपको बच्चा यही इक्वेशन लिखना है, 12 वाटर खर्च हुए, 6 वाटर बन गया ना। अब बेटा घटा उठा के मत लिख दीजिएगा कि सर 12 माइनस 6 केवल लिख दे, नहीं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में O2 भी रिलीज होता है। ठीक है, यही होता है, यही है। एक तो इक्वेशन आना चाहिए, साफ सुथरा लिखना। बोले ठीक है सर। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वाइज चलते, फोटोसिंथेसिस एकदम स्टेप वाइज कहानी है। सबसे पहले बच्चा सन से एनर्जी आएगा। सन से बेटा यूवी रेज भी है, गामा रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, इंफ्रारेड भी है। लेकिन प्लांट बेटा केवल एक पार्टिकुलर रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसे आप कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। याद करिएगा बच्चा, सन से कई तरह के लाइट आ रहे, कॉस्मिक रेस, क्या रेस क्या रेस, आप बहुत तरह का पढ़ते हो। लेकिन प्लांट केवल एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के ही एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, जिसका रेंज है बच्चा 400 से 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर, जिसे हम लोग रफ लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में कह देते हैं विजिबल रेंज ऑफ लाइट। जिसे हम लोग एक बेटा सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं, जिस रेंज को हम देख सकते हैं, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, या इसी को कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बोले ठीक है। लेकिन बेटा बैक्टीरिया बच्चा इंफ्रारेड लाइट को पकड़ना पसंद करता है। जब मैं बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा बेटा वहां वेवलेंथ चाहिए 890, समझो बच्चा 890 अल्ट्रा बेटा रेड लाइट, इंफ्रारेड को पकड़ता है कौन, बैक्टीरिया अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान में। लेकिन हमें तो प्लांट पढ़ना है, हमारा टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट।
तो वो बेटा सफिशिएंट है 400 टू 700। चलो ये गिरा, ठीक। ये कहां गिरेगा? तो वो गिरेगा प्लांट के ऊपर। ये PIR वाला रीजन आएगा, प्लांट पे गिरा, प्लांट उसे पकड़ेगा। तो बोले सर प्लांट कैसे पकड़ सकता है लाइट को? सर लाइट में कुछ एनर्जी, सर प्लांट कैसे पकड़ लेगा? तो इसलिए प्लांट के अंदर में पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। याद रखिएगा बेटा, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। जहां भी फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन नाम की गैस रिलीज होगा, जहां भी फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन नाम की गैस रिलीज होगा, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, याद रखिएगा वहां पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। वो बेटा कोई भी ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन हो, रेड हो, क्लोरोफिल ए होता है। ब्रायोफाइट क्लोरोफिल ए होगा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब जगह क्लोरोफिल ए है। यहां तक बेटा एडवांस बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां भी बच्चा क्लोरोफिल ए है। तो अपने एक नोटबुक में एक पॉइंट लिख दी, दुनिया में जहां भी पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होते, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। जहां ऑक्सीजेनिक होगा क्लोरोफिल ए इज मस्ट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, ये मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए है, इसलिए वो ऑक्सीजेनिक करता है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए है, ऑक्सीजेनिक। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ऑक्सीजेनिक। दुनिया में केवल बैक्टीरिया वाले ग्रुप, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ना, ये सब बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं है, इसलिए वो इनऑक्सीजेनिक करते हैं। चलो ठीक है, याद होगी। सर क्लोरोफिल ए से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? नहीं, क्लोरोफिल ए बेटा दूल्हा है, क्लोरोफिल ए बेटा दूल्हा है, बराती होना जरूरी है। यानी कि क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करने के लिए चाहिए क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए बेटा मेन है, इसलिए कहेंगे नेसेसरी। क्लोरोफिल बी को कहेंगे बेटा एसेसरी है ना। इसके अलावा बेटा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैरोटीनॉइड्स चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैरोटीनॉइड्स को दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक का नाम होगा कैरोटीन, जो गाजर में होता है ऑरेंज कलर का। मैं एनसीईआरटी ने थोड़ा गड़बड़ किया, एनसीईआरटी में क्या लिया है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स नहीं बचा। हम कैरोटीनॉइड्स को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक का नाम रहता है कैरोटीन और एक का नाम होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल येलो कलर का दिखता है और कैरोटीन बेटा दिखता है ऑरेंज कलर का, इसलिए गाजर के अंदर में ऑरेंज कलर है कैरोटीन के चलते। क्लोरोफिल बी का बेटा होता है कैसा कलर? ब्लूइश ग्रीन। एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चा, येलोइश ग्रीन। और क्लोरोफिल ए का है बेटा ब्लूइश ग्रीन। ग्रीन तो दोनों है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि हम एक पेपर क्रोमैटोग्राफी करेंगे, एक्सपेरिमेंट। पेपर पे सभी को कलर वाइज सेपरेट कर लेंगे, सभी पिगमेंट को, तो हमें चार तरह का अलग अलग कलर पता चलेगा। ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ऑरेंज एंड येलोइश कलर, चार तरह के पिगमेंट। ये तीन पिगमेंट, ये दूल्हा, ये क्या बेटा? बराती है। ये तीन पिगमेंट बेटा बराती है। दूल्हा कौन है? क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब बोलेंगे सर क्या करता है बराती लोग? बराती लोग बेटा बचाता है कि अगर लाइट में ज्यादा इंटेंसिटी वाला आ जाए, ज्यादा एनर्जी वाला लाइट आ जाए, तो दूल्हा बाबू खराब हो सकते हैं, यानी क्लोरोफिल ए बेटा डिग्रेड हो सकता है। इसे हमारी एनसीईआरटी कहती है बेटा फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए उसे बचाना है। और इसलिए क्लोरोफिल ए डैमेज ना हो, उसका बेटा ब्रेकडाउन ना हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक ना कर जाए, इसलिए क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल उसे बचाने का काम करेगा। इसे कहेंगे एसेसरी पिगमेंट। बोले ठीक है सर, लाइट पड़ा, लाइट का करेगा क्या क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए कुछ नहीं करेगा। क्लोरोफिल ए बेटा कुछ नहीं करेगा। क्लोरोफिल ए के अंदर देखिए, फार्मूला देखिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लोरोफिल ए का फार्मूला सभी बच्चों को याद है, C55H72O4
O5 होता है, O4 होता है, मैं भी भूल गया। C55 H72 क्या होता है बोलो बच्चे लोग? O5, हाँ H72 O5 N4 Mg। ध्यान से सुनना, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस बताइए। बोला सर अभी हमें हाई फाई चीज नहीं आता, बस इतना मैं बता सकता हूं कि क्लोरोफिल ए में ना सर कुछ मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 होता है, और क्लोरोफिल बी में सर अल्डिहाइड ग्रुप होता है। कैसे होता है मैं फिगर बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है। तो सबसे पहले सनलाइट आया, उसे किसने पकड़ा? क्लोरोफिल ए ने। और क्लोरोफिल ए के सेंटर में एक मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में बेटा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 फोटोन गिरेगा सनलाइट में। जो एनर्जी आ रहा है उसे हम लोग एक पैकेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसे फोटोन कहते हैं। एक फोटोन टकराया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 फोटोन टकराया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बोले ठीक। सर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब तुम बेटा मैच्योर हो चुके हो, अब कोई बच्चे नहीं रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रॉन बेटा ईटीएस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, ईटीएस में जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, ताकत है, ईटीएस में चला गया। ईटीएस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को पिक कर लेगा। देखो सबसे पहले एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फेज में चला गया ना। अब उस एनर्जी को पकड़ लिया ईटीएस ने। ईटीएस ने क्या बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारे एनर्जी को मैं यूज कर लेता हूं और तुम्हारे एनर्जी से मैं बनाऊंगा बेटा एटीपी। तो देखिए सनलाइट के एनर्जी को हमने एटीपी के फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ये लाइट रिएक्शन का पहला रूल है, एकदम आसान सी कहानी है। क्लोरोफिल ए में गया, सेंटर में कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 फोटोन गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फेज में है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। बेटा घर वाले 1,000 रुपए तुम्हें दे दे, तुम भी एक्साइटेड हो जाओगे, जाकर के बेटा चाट पकौड़ा खाना स्टार्ट कर दी। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा चाट पकौड़ा जाके खा रहा है, ईटीएस पकड़ लिया, इधर आओ पहले पैसा दो थोड़ा। तो उसने क्या किया बेटा, तूने पैसा छीन लिया। घर वाले ने 1,000 रुपया दिया था और तुम बेटा एक्साइटेड गए एकदम मार्केट, छीन लिया, ये ईटीएस ने छीन लिया वो पैसा, वो एनर्जी छीन लिया। और उस एनर्जी से उसने बनाया बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा उस एनर्जी से, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ करके हम बेटा बनाते एटीपी। इसी प्रोसेस को कहेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो आगे पढ़ने वाले। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो आपके एक साइंटिस्ट थे पीटर मिशेल, उन्होंने दिया था। ध्यान से सुन लेना, पीटर मिशेल की कहानी एकदम सिंपल बेटा, कल बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन निकला, ईटीएस में गया, ईटीएस उस ताकत को यूज करता है, और उस ताकत को यूज करके क्या बनाया बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जब टूटता है तो उससे बनता है एटीपी। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब मुझे बताओ, ये एटीपी बनने की ताकत किसने दिया? तो बोले सर एटीपी बनने का ताकत जानते कहां से आया है सर? प्रोटॉन ग्रेडियंट। एकदम करेक्ट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से बना? सर लाइट आया था सर, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था। तो ओवरऑल एटीपी बनने के पीछे बेटा लाइट है, इसलिए हम इसे बेटा कहेंगे पीपी, फोटो फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहां एटीपी बनने के पीछे कहानी कौन है बेटा? एक्टर कौन है? मेन कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ईटीएस में भेजा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना? बोले सर लाइट। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे बेटा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब थोड़ा सा सीखो। अगर सर इलेक्ट्रॉन यहां है, देखिए सर यहां इलेक्ट्रॉन है, सर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए और घूम फिर करके सर अपने घर वापस लौट जाए। देखो इलेक्ट्रॉन को 1,000 रुपए दे दिए बेटा, जाओ चाट पकड़ो खा लो, एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन।
ना, पैसा दिया बेटा, एक्साइटेड हो गया, देखिए ऊपर चला गया, पैसा ज्यादा है। यहां बेटा ईटीएस मिला, पैसा लो ज्यादा, इधर आओ, पैसा दो, पैसा छीन लिया और वापस से इस इलेक्ट्रॉन को बेटा भेज दिया। तो सेम इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहा है और उस दौरान ईटीएस ने ताकत को पकड़ा, एटीपी बनाया। इसे कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहेंगे इसे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो नाम में तो एकदम इजी लिखा है, इलेक्ट्रॉन निकला, घूम करके वापस आ गया। पैसा बेटा चाट पकौड़ा, तुम घर से बेटा निकले 1000 रुपए लेकर के, चाट पकौड़ा वाले ने सारा पैसा खींच लिया, जो पैसा जब घट गया बेटा वापस से लौट गए, अपने घर को लौट गए। तो तुम बेटा सेम घर से निकले, वापस से घर पे आ गए, साइक्लिक हुआ और चाट पकौड़ा ने बेटा तुम्हारा पैसा खींच लिया, उसे एटीपी बना लिया। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन निकले वापस घर पे ना आए। हाँ, इसे कहेंगे हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा आपको बच्चा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बोला कि सबसे पहले बेटा इमेजिन करो, दिमाग को खोलो, रटोगे ना, कितना दिन तक रट के रहोगे? दिमाग में थोड़ा कहानी बुनो। बोले सर क्या? सबसे पहले लाइट गिरा, लीफ पकड़ लिया, लीफ के अंदर पिगमेंट कई तरह के। सर ज्यादा वाला एनर्जी वाला लाइट आ जाएगा तो? बोले सर बराती है ना ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, वो बेटा पकड़ लेगा और उस एनर्जी को तोड़ेगा, कम करेगा। फिर बेटा दूल्हा को क्लोरोफिल ए को दे देगा। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, इट इज अ नेसेसरी पिगमेंट। यही बेटा रिएक्शन सेंटर कुछ बनाएगा, मेन वही है। बोले ठीक। क्लोरोफिल ए के अंदर क्या हो रहा है सर? उसके अंदर में सेंटर में एक मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम, और बेटा क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले सर इतना तो हमें याद है सर, 282। ऑटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितना फोटोन आया? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बोले सर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन में सर बहुत एनर्जी है, फोटोन वाला एनर्जी आ गया उसमें, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ईटीएस में। ईटीएस बोलेगा कि तुम्हारे एनर्जी को मैं यूज करूंगा क्या बनाने में? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इस ग्रेडियंट से अल्टीमेटली मैं एटीपी बना लूंगा। तो अल्टीमेटली एटीपी बनाने वाला ताकत कौन है? वो लाइट है, इसलिए नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर ऐसा भी तो सुनते हैं सर, इलेक्ट्रॉन निकला, बार बार घूम के सेम घर पे आ गया, निकला वापस से आ गया। एकदम सही सुनते हो, इसी को कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सर इलेक्ट्रॉन निकला अपने घर को लौटा नहीं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने प्रोसेस नंबर 1 अच्छे से सीखा कि लाइट के एनर्जी को प्लांट ने केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। ये लाइट रिएक्शन का पहला रूल है। चलो किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बच्चा लोग हैंड रेस करो, और जिसे समझ में नहीं आया मैसेज कर दो। एकदम कहानी है, किसको मैं बता रहा हूं ना, प्लांट फिजियोलॉजी तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि लगेगा बेटा तुम्हें कहानी की तरह दिमाग में सेट हो गया। रात वात में भी कभी खड़ा कर दिया जाए तो तुम बेटा कहानी सामने वाले को सुना दोगे। लेकिन ये सब थोड़ा सा प्रोटॉन ग्रेडियंट, ईटीएस, ईटीएस, फीटीएस, ये सब थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। चलो तो मतलब तुम भी घर में किसी को पढ़ा सकते हो, बेटर तरीका यही है, किसी को पढ़ाना सीखो, याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। किसी को भी पकड़ लो और बोलोगे नहीं नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, हाँ सीखो, जबरदस्ती सिखा दो। तो देखो ध्यान से, चलो वापस इक्वेशन लिखे। तो मैंने बोला आपको एक ग्लूकोज बनाना है, तो सबसे पहले बच्चा आपको लेना है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना CO2? आंसर 6 CO2 लिख दीजिए, 6 CO2। एक CO2 को रिड्यूस करना है तो मुझे हाइड्रोजन डोनर चाहिए। इस चैप्टर में हाइड्रोजन डोनर 2 तरह के, लेकिन हमें बच्चा हायर प्लांट पढ़ना है, तो हायर प्लांट में हाइड्रोजन डोनर जो है वो बच्चा वाटर होता है। एक CO2 को 2 हाइड्रोजन डोनर की जरूरत है, तो यहां पास CO2 6 है, तो हाइड्रोजन डोनर 12 चाहिए, 12H2। बोले ठीक। अब इसके ऊपर में गिरेगा सनलाइट,
बोले हाँ सर, सनलाइट की कहानी आपने बहुत अच्छे से बता दी। सन में बेटा बहुत तरह की एनर्जी है, तुम्हें उसमें नहीं पढ़ना है। सन से कई तरह की कॉस्मिक रेस, क्या क्या रेस निकलते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ना है। प्लांट को जानता भी नहीं प्लांट उसे। प्लांट को मतलब है PAR से, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बस इसी वेवलेंथ के लाइट को वो जानता है। बोले सर कितना वाला? आंसर 400 से 700 नैनोमीटर। इसी को आप कह देते हो बेटा विजिबल रेंज ऑफ लाइट, विबग्योर कहते हैं आप इसे बेटा, इसी को तो विबग्योर कहते हो। बोले ठीक सर, क्या होगा? तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब मैं बस ये बताऊंगा। यहां बेटा क्लोरोफिल ए है, बाकी बच्चा लोग उसके दोस्त लोग है, बराती है। दूल्हा क्लोरोफिल ए है, दूल्हे ने लाइट को अल्टीमेटली पकड़ा, और इस क्लोरोफिल ए ने, कौन है भाई? रेडमी। अरे भाई साहब, चल अब देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? ये क्लोरोफिल ए है, इसने क्या किया? लाइट को पकड़ा, और इस क्लोरोफिल ए ने लाइट को पकड़ करके उससे बनाया एटीपी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपके लिए बस जानना है, इस प्रोसेस का नाम पीपी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे बना आपको बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, आपको समझ में भी आया होगा। बोले ठीक है सर, लेकिन लाइट का दूसरा काम अभी नहीं पढ़ा आपने। लाइट का दूसरा काम अभी नहीं पढ़ा। जो आपका लाइट है वो वाटर पे गिरेगा। ध्यान से देखिए, लाइट जो है वो वाटर पे गिरेगा। बोले ठीक है, जो लाइट है PAR वाला वो वाटर पे गिरा और वाटर को तोड़ेगा। इसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना, कोई भी गड़बड़ मत करना। यहां देखिए 12 वाटर है, 12 वाटर है, तो यहां पास वाटर को तोड़ा जाएगा। तो वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहां पर वाटर टूटा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए देखिए ध्यान से, यहां पर एक सब्सटेंस आएगा NADP+। याद रखना, हमने रिस्पिरेशन में NAD+ पढ़ा है। P बेटा आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, P वर्ड जोड़ दीजिए, NADP+ वर्ड याद रखिएगा। NADP आया और वाटर को बोला ये तुम्हारे अंदर हाइड्रोजन है, बोले हाँ हाइड्रोजन दे दो। तो ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP आएगा और वाटर के हाइड्रोजन को लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और H+ में। वाटर टूट गया बच्चा, वाटर टूट गया और हाइड्रोजन अलग हो गए। बोले सर ऑक्सीजन कहां गया? एकदम करेक्ट। 12 देखो बेटा, 12 जो ऑक्सीजन है, देखो वाटर टूटा तो हाइड्रोजन तो अलग हो गए, बच गया क्या? ऑक्सीजन। ये सारे ऑक्सीजन, ये बेटा सारे ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये सारे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ऐसे तीर लगा दीजिए, क्योंकि ये बेटा रिलीज होगा इन्वायरमेंट में। इस O2 का अब फर्दर बेटा इस फोटोसिंथेसिस में कोई यूज नहीं है, इसलिए बाई प्रोडक्ट कहते हैं। वाटर टूटा, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है यहां पास, ये अब सीधे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। पहले के साइंटिस्ट में कंफ्यूजन था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो वाटर के टूटने से आता है या बेटा CO2 के टूटने से आता है। तो आपको 100% बेटा याद रखना है, ये आपके बेटा 3 साइंटिस्ट वान नील, रॉबर्ट हिल और बेटा रूबेन एंड कैमिन ने बहुत ही मेहनत से बेटा प्रूफ किया, बहुत ही मेहनत से उन्होंने प्रूफ किया बच्चा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर के टूटने से आ रहा है। वाटर टूटेगा, ये बेटा सारे ऑक्सीजन वाटर वाले ही है। बोले ठीक है, कौन कौन साइंटिस्ट? वान नील, ठीक है, रूबेन एंड कैमेन, और तीसरा है बेटा रॉबिन हिल करके या रॉबर्ट हिल करके नाम दिया होगा। बोले ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फोटोलिसिस हो गया, लेकिन यहां पे एक पॉइंट याद रख लीजिए,
इस वाटर को तोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए बच्चे लोग, आई थिंक सभी बच्चों को यहां पास याद होगा, उसका नाम है OEC। वाटर को तोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देखो नाम में लिखा है ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कॉम्प्लेक्स। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर ये कहता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग मैग्नीज, ठीक है, Mn+। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट जो चैप्टर एनसीईआरटी में, वो कहता है कि वाटर को तोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसका नाम है OEC, ठीक। इस OEC को एक्टिवेट करने में Mn+ और Cl- का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैल्शियम भी लिख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग बेटा कैल्शियम भी लिख लीजिए। बोले ठीक है सर। वाटर टूट गया, सर इसका हाइड्रोजन कहां जाएगा? NADP ने पकड़ लिया। सर क्या करेगा NADP? भूल जाइए बेटा, भूल जाइए, अभी भूल जाइए। बस ये याद रखिए कि आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपका बेटा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो लाइट रिएक्शन में क्या बने, क्या फायदा बेटा लाइट रिएक्शन का? तो लाइट रिएक्शन का फायदा नंबर वन ATP बना, जैसे आप फोटोफॉस्फोरिलेशन के। फायदा नंबर 1 NADPH बना। आपको मैंने बोला था बेटा NADPH भी एक तरह से ताकत का ही रूप होता है। याद करो कल के चैप्टर में NADH 3 ATP बनाता था, तो NADPH भी बेटा एक तरह से ताकत ही है ना। इसलिए आपकी एनसीईआरटी इस ATP को और NADPH को कलेक्टिवली कहती है एसिमिलेटरी पावर। एनसीईआरटी में बेटा ये टॉपिक गिवन है ब्लैक पॉइंट में, बोल्ड पॉइंट में, एसिमिलेटरी पावर। पावर मतलब ताकत, एसिमिलेटरी पावर। कौन है बेटा? दो है, एक का नाम है ATP और एक का नाम है NADPH। तो अगर कभी भी लाइफ में क्वेश्चन पूछ दिया गया लाइट रिएक्शन क्या होता है, बोले सर कुछ नहीं सर, लाइट आता है, पिगमेंट पकड़ता है, ATP में कन्वर्ट करता है, हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। लाइट वाटर पे गिरता है और वाटर टूट जाता है, फोटोलिसिस हो गया। बस दो चीज होता है, बस दो चीज होता है, थर्ड चीज नहीं होता सर। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना सर, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस तुमने अगर बंद कर दिया तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, एक्सेप्ट जिंदा कौन रहेगा? दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, जिंदा कौन रहेगा? आंसर करके आना बेटा, ऑब्लिगेट एनारोब। ऐसे ऑर्गेनिज्म फिर भी जिंदा रहेंगे जो बेटा बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब जिंदा रहेगा। हम एरोब है, हम ऑब्लिगेट एरोब है, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। हम सभी मर जाएंगे, केवल बेटा ऑब्लिगेट एनारोब जिंदा रहेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का रह सकता है। ठीक है, अब देखो, अब बोलेंगे सर लाइट रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया सर, डार्क रिएक्शन क्या होता है? तो मैं बोलता हूं बेटा डार्क रिएक्शन दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन, दिमाग में फिट कर लो। डार्क रिएक्शन दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन है। बोले क्या सर, क्या होता है डार्क रिएक्शन? देखो, डार्क रिएक्शन दुनिया का सबसे इजी कैसे? डार्क रिएक्शन में ये जो 6CO2 है ना, बोले हाँ, बस बेटा इस CO2 को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है, खत्म। डार्क रिएक्शन में CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डार्क रिएक्शन इज कंप्लीट, हो गया। कुछ नहीं बेटा, हाई फाई कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन क्या है? CO2 से ग्लूकोज बनना, खत्म। अरे तुम क्या करना चाहते हो? ग्लूकोज बनाना चाहते हो, इन्वायरमेंट से CO2 पकड़ा और उसे बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, हो गया। डार्क रिएक्शन इज दिस वन। लेकिन तुमने क्या किया, सोचो थोड़ा लॉजिकल। CO2 में कार्बन था, CO2 में ऑक्सीजन था, तुमने बेटा नया चीज डाला हाइड्रोजन, तुमने नया चीज डाला हाइड्रोजन। यानी कि बेटा डार्क रिएक्शन में तुम हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसलिए डार्क रिएक्शन को सिंपल से भाषा में आप रिडक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन, क्योंकि आपने हाइड्रोजन डाल दिया।
तो ग्लूकोज बन गया। और लाइट रिएक्शन में बेटा वाटर से हाइड्रोजन निकाला और बेटा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडेशन। इसलिए आप सिंपल से भाषा में फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आपने वाटर में से हाइड्रोजन निकाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। आपने हाइड्रोजन बेटा जोड़ दिया, वो हाइड्रोजन निकाला था पानी वाला, वाटर वाला, CO2 में जोड़ दिया, रिडक्शन। इसलिए फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी सनलाइट से पकड़ा, उस एनर्जी से फूड बनाया। फोटोसिंथेसिस फिजियो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, लाइट को पकड़ा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, फिजियो केमिकल हो गया। चलो अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनिएगा। सर CO2 से ग्लूकोज बन गया, सर हो गया, सर डार्क रिएक्शन हो गया बच्चा, लेकिन सर कैसे होगा? हाँ, अब ये बेटा CO2 में बेटा हाइड्रोजन इतना आसान नहीं है कि ऐड कर दोगे। तुमने बेटा क्या लिखा, CO2 में हाइड्रोजन डाल दो, ग्लूकोज बन गया, इतना आसान नहीं है। CO2 बेटा बहुत ही टफ है, वो बाहर से हाइड्रोजन लेना पसंद नहीं करता, इसलिए हम नहीं कर सकते बेटा, CO2 में हाइड्रोजन नहीं डाल सकते। इसलिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लाएंगे, जिसे पूरा दुनिया चल रहा है, पूरा अर्थ चल रहा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम बेटा, उसकी एंट्री होगी रुबिस्को की। रुबिस्को को बेटा ठेकेदारी दे दिया, लो रुबिस्को तुम क्या करो ना, मेरी औकात नहीं है CO2 में हाइड्रोजन डालना, तुम डाल दो। रुबिस्को बेटा ठेकेदार है, तुमसे घर नहीं बन रहा है, रुबिस्को बोलेगा हम बना देंगे, तो रुबिस्को बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, CO2 को जोड़ दूंगा और क्या बनाऊंगा, ग्लूकोज। इसलिए तो नास्ट में नाम है बेटा रुबिस्को का, कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो CO2 को पकड़ता है, कार्बोक्सिलेज। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, रुबिस्को। बोले ठीक, लेकिन रुबिस्को बेटा ठेकेदार क्या फ्री में काम करता है? घर में बेटा तुमसे घर नहीं बनना, ठेकेदार को बुला लो, बना दो। बोले नहीं, फ्री में कहां से बनाएंगे, ईंट ला के दो, ईंट ला के दो तब तो घर बनाएंगे। तो बोलेगा रुबिस्को हाइड्रोजन ढूंढना है, हाइड्रोजन ऐड करना है ना, हाइड्रोजन ला के दो, हाइड्रोजन तुम्हारे पास है? तो प्लांट बोलेगा है। NADPH बनाया था, देखो ना मैंने लाइट रिएक्शन में NADPH बनाया था, ये NADPH आएगा और बोलेगा मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने वाटर का हाइड्रोजन पकड़ के रखा है, लो मेरा हाइड्रोजन ले लो। रुबिस्को बोलेगा ठीक है, तुम हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हो? हाँ, NADPH को बुलाया गया, हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को रुबिस्को बेटा CO2 में जोड़ेगा, ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। लेकिन रुबिस्को बोलेगा बेटा तुमने रॉ मटेरियल तो दिया, ताकत कहां दिया? ठेकेदार को बेटा बालू दे दो, ये दे दो, फ्री में काम करेगा क्या? बोले नहीं। इसलिए बेटा रुबिस्को को खुश करने के लिए ATP चाहिए, इसलिए तुमने लाइट रिएक्शन में ATP बनाया था, इसलिए तुमने लाइट रिएक्शन में बेटा ATP बनाया था। अब समझो, मेन रिएक्शन डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन का दो ही डिमांड है, हाइड्रोजन डोनर दो और दूसरा ताकत दो। इसलिए तुमने लाइट रिएक्शन चलाया। लाइट रिएक्शन चलाने का मोटो एक ही है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में उसे करने के लिए बेटा ताकत चाहिए, इसलिए तुमने सनलाइट की एनर्जी को पकड़ा। उसे बेटा हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए तुमने वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन पकड़ लिया। इसलिए डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? कोई मतलब नहीं बेटा, दिन है रात है, कोई मतलब नहीं। डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, कोई मतलब नहीं, दिन हो रात हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, दिन हो रात हो, मुझे क्या मतलब है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। मुझे बेटा दिन हो रात हो मतलब नहीं है, मुझे बेटा प्रोडक्ट दो लाइट रिएक्शन का, यानी ATP दे दो और NADPH दे दो, मैं बेटा काम करूंगा। रात 12 बजे बेटा, रात 12 बजे उठाओ इसे रुबिस्को को और बोलो कि मैं देता हूं, डार्क रिएक्शन करो, बोले दो, ATP दो, NADPH दो, मैं काम करूंगा।
तो जब तक सेल के अंदर, प्लांट के अंदर एटीपी होगा, NADPH होगा, डार्क रिएक्शन चलते जाएगा। डार्क रिएक्शन बेटा चलते जाएगा। आया समझ में? रात का 12 बजे, 2 बजे, कोई फर्क नहीं। और दिन में बेटा, दिन में लाइट रिएक्शन चल रहा है, एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है, दिन में तो होते रहेगा। तो ऐसा दिमाग में मत सेट कर लेना डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरा, नहीं। डार्क रिएक्शन बेटा मेनली तो दिन ही में चलता है। डार्क रिएक्शन दिन ही में चलता है। क्यों? लाइट रिएक्शन से एटीपी बना तो डार्क रिएक्शन एटीपी पे डिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन से NADPH बना तो बेटा NADPH कब बनता है? दिन में। तो डार्क रिएक्शन कब चलेगा? दिन में ही चलेगा। ऐसे समझो। मेरे में से क्लियर है यहां तक? तो अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हो गया। लेकिन डार्क रिएक्शन के दौरान में ग्लूकोज के साथ साथ 6 वाटर भी बनते हैं। 6 वाटर भी बनता है। तो मेरे में से कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, एकदम कहानी आसान है। फोटोसिंथेसिस बेटा बहुत इजी है अगर कहानी के फॉर्म में समझ में आ गया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वाटर का हाइड्रोजन पकड़ो, CO2 में डाल दो, लाइट को पकड़ो, एनर्जी पकड़ लो, एटीपी बना लो, और ले जाकर के रुबिस को इस हाइड्रोजन को डाल देगा CO2 में, ग्लूकोज बन जाएगा। रुबिस को फ्री में काम नहीं करता, ताकत चाहिए, इसलिए तुमने एटीपी बनाया। आ गया समझ में? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लाइट रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, कहने का मतलब, और डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट, ऐसे समझो। तुम बेटा पढ़ाई तभी करते हो जब तुम्हारे घर पे पापा होते हैं, सिंपल। तुम तभी पढ़ाई करते हो जब घर पे तुम्हारे पापा मौजूद हैं। पापा 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पढ़ाई की। पापा जैसे ही घर से बाहर गए, किताब बंद, फेसबुक चालू, इंस्टा चालू हो गया, पापा थे, पढ़ाई की, पापा डिपेंडेंट। लेकिन मेरे घर में बेटा पापा हो या ना हो, दूसरे रूम में बैठे, मुझे कोई मतलब नहीं बेटा। घर पे पापा सुबह में थे या नहीं थे, या अभी हैं या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन बेटा पापा मुझे जब तक चॉकलेट देंगे, मुझे बेटा जब तक कैडबरी मिलेगा, मैं पढ़ाई करूंगा। यानी मैं पापा पे तो डिपेंडेंट नहीं हूं, पापा का प्रोडक्ट जब तक चॉकलेट मिलेगा मैं पढ़ाई करूंगा। इट इज अ डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा नहीं। यही बेटा, पापा है या पापा है घर पे सोए हुए हैं, या पापा नहीं है जॉब पे गए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन पापा। लेकिन तुम पापा रहेंगे, डांटेंगे तब पढ़ाई करेंगे, पापा गए तो फिर क्या मतलब है भाई? यू आर द पापा डिपेंडेंट, यानी लाइट रिएक्शन। मैं पापा इंडिपेंडेंट हूं, कोई मतलब नहीं, पापा है नहीं है, चॉकलेट आते रहना चाहिए रोजाना, मैं काम करूं। जब तक चॉकलेट मिलेगा, पापा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉकलेट रहना चाहिए, मैं काम करूंगा। और ये लाइट रिएक्शन बेटा ग्राना में चलेगा, और डार्क रिएक्शन बेटा चलेगा स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। तो मेरे में से किसे किसे अब फोटोसिंथेसिस का इंट्रो पार्ट थोड़ा अच्छे से तरीके से समझ में आ गया? चलो बताओ, मेरे में से अब समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो इतना जो डरते थे, क्या फोटोसिंथेसिस बेटा डरने वाला है? मुझे बताओ तो। इतना सबको डरता था, भाई क्या है, इतना हाई फाई है, ये तो कभी याद ही नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस तो बहुत डिफिकल्ट है। आधा लोग बेटा डर से गायब हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे बस की बात तो नहीं है फोटोसिंथेसिस, अब हम जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, कहानी की तरह का फिट कर लिया है तो एकदम कहानी इजी है। चलो अब देखे ध्यान से एक और चीज, जो बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़े बच्चों की हालत खराब होती है, लेकिन मैं तो कहता हूं मैंने पढ़ा दिया प्लांट फिजियोलॉजी, तुम्हें बेटा कोई क्वेश्चन दुनिया में नहीं छूटेगा। नीट का तो छोड़ दो, दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनाया गया, ये देखो आपने बनाया 6CO2, बैलेंस करने के लिए बता रहा हूं, 6CO2, ये बेटा 12 वाटर। याद रखना बेटा वाटर का मॉलिक्यूल डबल होना चाहिए, ठीक? और ये तुमने किया, सनलाइट दिया, लाइट आया, ये सब आता है आपको, ये बेटा बना C6H12O6,
डार्क रिएक्शन में बेटा वाटर भी बनता है, 6H2O भी बनता है, प्लस बनेगा 6O2। मैं थोड़ा बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कहां गया भाई मेरा फोटो? ठीक है, एक मिनट, रुको 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 रुको, हाँ चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन बनेगा, जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ध्यान से सुनना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो भी ऑक्सीजन आता है, इस ऑक्सीजन का सोर्स कहां है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, CO2 नहीं है, वो बेटा वाटर है। वाटर के अंदर देखिए 12, वाटर के अंदर कितना है बेटा? 12 ऑक्सीजन है। ये बेटा टूटे और ये सारा ऑक्सीजन, देखिए ये सारा ऑक्सीजन जो है, ये बेटा सारा जो ऑक्सीजन है वो यहां रिलीज हो गया। चलिए, ये सभी को आता है। बोले सर किसने प्रूफ किया? बोले हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा 3 साइंटिस्ट का काम था, रूबेन एंड कैमेन। पढ़ाऊंगा मैं, एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं एनसीईआरटी में नहीं, रूबेन एंड कैमेन, उन्होंने रेडियो आइसोटोप मेथड से किया था। दूसरे मैं पढ़ाऊंगा बेटा वान नील, और एक है बेटा रॉबिन हिल। तीनों का काम यहीं पर जाके अटक जाता है, तो डिफिकल्ट प्रोसेस था, ध्यान से सुनिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, ये बताओ जो ग्लूकोज के अंदर में, ग्लूकोज के अंदर में बेटा जो सारे के सारे कार्बन है, 6 कार्बन है, कहां से आया? बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, कोई क्वेश्चन होता है क्या? सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड से आया। आ गया समझ में? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा आपको घुमावदार मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 12 हाइड्रोजन है, देखिए CO2, 6 CO2 है, 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। 12 में से बच्चा 6 ऑक्सीजन तो यहां गया, देखिए 6 ऑक्सीजन तो यहां गया, बाकी 6 कहां गए? तो बेटा बोलेंगे कि जो वाटर बनता है ना डार्क रिएक्शन में, उसमें 6 ऑक्सीजन यूज हो जाता है। ध्यान से बच्चा, मैंने क्या बोला? CO2 के अंदर में 12 ऑक्सीजन एटम है, 6 ग्लूकोज में गया, तो 6 और कहां जाएगा? क्योंकि हमें मालूम है वो ऑक्सीजन में तो नहीं जाएगा, वो बेटा वाटर के अंदर में चला जाएगा। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया है? वो CO2 का आया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग, सीधा सीधी आ जाते हैं बच्चे लोग, बात करते हैं किस पे? हाइड्रोजन कितना है? वाटर है बेटा 12, तो 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन। 24 हाइड्रोजन में देखिए 12 हाइड्रोजन तो ग्लूकोज में चला गया, 12 कहां चला गया बेटा? ग्लूकोज में। और जो 12 बचे, जो 12 बचे वो चले गए बच्चा लोग वाटर में, वाटर में। अब कौन सा एटम कहां गया है ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए, ये बेटा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, आप बेटा गड़बड़ करके आ जाते हो, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोई गड़बड़ मत करना इस क्वेश्चन में, साफ सुथरा तो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लिखा 6CO2 प्लस 12H2O, कौन कहां जा रहा है बेटा? ध्यान से सुनना है, क्या बन गया? C6H12O6। ध्यान से देखिएगा, कौन कहां गया बेटा? अच्छे से नोटिस कीजिए, 6 वाटर और 6O2। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? सबसे पहले कार्बन पे पूछते, कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा जो 6 कार्बन है वो कहां गया? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, 6 कार्बन कहां जाएगा सर, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए सर, वो ग्लूकोज में चला गया, चलो हो गया। इसमें देखो कितना ऑक्सीजन है, 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन एटम है। 12 ऑक्सीजन एटम कहां कहां गया आपको मालूम है? 6 कहां जाएगा? ग्लूकोज में, और 6 कहां जाएगा? आपका वाटर में। ये बेटा कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब बजिया आपके 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन में आपको यहां पर दिखेंगे 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज में, और 12 दिखेगा आपको वाटर में, वाटर में, ठीक। लास्ट बच्चा 12 बच गए ऑक्सीजन, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे।
तो मेरे में से सभी बच्चे को बैलेंस करना समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन कहीं पर क्रिएट मत करना कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहां से आया, ग्लूकोज का हाइड्रोजन कहां से आया, वाटर का ऑक्सीजन कहां से आया, वाटर का हाइड्रोजन कहां से आया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहां से आया। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, साफ सुथरा आपको दिख रहा है। चलो ठीक है, आ गया, सलोनी को आ गया तो सभी को आ ही जाएगा, चलो टेंशन नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ फोटोसिंथेसिस में इंटरेस्ट आपको लग रहा है थोड़ा इंटरेस्टिंग, लॉजिकल है, तो रटना नहीं है। अगर समझ में पहले नहीं आया वो तो मेरी ही गलती है, मैंने ही पढ़ाया था फिर भी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। चलो ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है ना उसको एक डायग्राम के फॉर्म में पढ़ ले। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस को, उसको डायग्राम के फॉर्म में करते हैं। बोले ठीक है सर, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये तरीका। मुझे भी फोटोसिंथेसिस कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने एक बार खान एकेडमी, बहुत आज से 15 साल पहले, नहीं 15 साल नहीं हुआ, 10 साल पहले, 10 साल पहले मैंने खान एकेडमी में फोटोसिंथेसिस का एक लेक्चर देखा। मुझे डिट्टो आज तक वही याद है और मैं तुम्हें वही पढ़ाता हूँ। मुझे वही चीज एग्जैक्टली याद है, फोटोसिंथेसिस में कितना आसान से उसने एक्सप्लेन किया। मैं बेटा वही चीज छपवा देता हूँ तुम्हें, मैं कुछ अपना नया नहीं पढ़ाता। यहाँ देखो ध्यान से, उस समय बहुत फेमस हुआ था खान एकेडमी, अभी भी है। चलो देखो ध्यान से देखो, अगर बेटा तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, सबसे पहले बेटा आप जाइए एक प्लांट से पास में, सबसे पहले बेटा प्लांट के पास जाइए और प्लांट को बोलिए, प्लांट भाई साहब आपके अंदर में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो प्लांट बोलेगा देखो बेटा ये मेरा रूट है, ये मेरा स्टेम है, ये मेरा स्टेम है और ये मेरा लीफ है। आप खुद बता दो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो बच्चे आंसर गलत देते हैं। जैसे ही मैं पूछता हूं तो बच्चे के अंदर में तुरंत निकल जाता है बेटा लीफ, तुरंत आपके अंदर दिमाग में गया होगा बेटा लीफ। ये पार्शली सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं केवल लीफ करे। ध्यान से सुनिए, जब बेटा स्टेम यंग होता है, आपकी एनसीईआरटी एनाटॉमी में ये लिखती है, नहीं एनाटॉमी में नहीं, मॉर्फोलॉजी में लिखती है। आपकी एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी में ये लिखती है बच्चा, जब यंग स्टेम होता है ना, तो वो भी हरे रंग का होता है, वो भी बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो यंग स्टेम इज आल्सो द आंसर। आपका सेल वाला चैप्टर कहता है बच्चा, आपका जो सेल वाला चैप्टर कहता है, जो यंग फ्रूट है, जैसे बेटा मिर्च, हरी मिर्च, हरा टमाटर, हरे रंग का आम, हरे रंग का बेटा आपका गुआवा ना, अमरूद, क्यों हरे रंग के होते हैं? जो यंग फ्रूट होते हैं बेटा वो हरे रंग के हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बेटा यंग फ्रूट भी, हरे रंग का फ्रूट भी बच्चा करता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट और वो फोटोसिंथेसिस करता है। बाद में हरे रंग का जो आपका मिर्च है वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग का जो बेटा आम है वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग का जो टमाटर है वो आपका लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिव लगे, एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन अभी उसे फोटोसिंथेसिस करना है, तो यंग फ्रूट भी बेटा फोटोसिंथेसिस करता है, यंग स्टेम तो करता ही करता है, बोले ठीक। लेकिन बेटा फ्लावर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हैं कैलिक्स, और जिसके यूनिट को आप सेपल कहते हैं, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता है। ये मॉर्फोलॉजी में साफ साफ स्टेटमेंट लिखा है कि जो आपका फर्स्ट वर्ल है, लीफ फ्लावर के अंदर जो 4 वर्ल होते, जो सबसे बाहरी वर्ल है, सबसे बाहरी रिंग है, वो भी हरे रंग का है, वो भी बेटा फोटोसिंथेसिस करता है। कैलिक्स, उसका मेंबर सेपल, वो भी बेटा फोटोसिंथेसिस करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन हमारे दिमाग में आता नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी जब इस पर मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा बेटा 2 ऐसे प्लांट है, एक का नाम है ट्रापा और एक का नाम है टीनोस्पोरा। इनके रूट बेटा ग्रीन कलर के होते हैं, ट्रापा एंड टीनोस्पोरा, इनके रूट ग्रीन कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे रूट को कहते हैं एसिमिलेटरी रूट।
क्योंकि ऐसा रूट फोटोसिंथेसिस करता है, एसिमिलेटरी रूट, ऐसा रूट फोटोसिंथेसिस करे और खाना बनाए, ट्रापा और टीनोस्पोरा। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल पढ़िएगा वहां मिलेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग में ये चलाइए बच्चा कि केवल आपका लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करना, इसके अलावा रूट भी कर सकता है, कैलिक्स तो करता ही करता है, यंग फ्रूट करते ही करते, यंग स्टेम करता ही करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेनली, तो आपका आंसर सही है। मेनली तो आंसर आप सही है बच्चा, लीफ करता है, मेनली तो लीफ ही करता है। तो अगर मुझे फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ना है तो मैं लीफ को डिटेल से पढ़ लेता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैंने इस आम के पेड़ को बोला, लीफ आम के पेड़ भाई साहब अपना एक लीफ दे दो। मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर से एक लीफ तोड़ लिया, मॉर्फोलॉजी चैप्टर से एक लीफ तोड़ लिया और मैं एनाटॉमी चैप्टर में आ गया। मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर से एक लीफ को तोड़ा और मैं एनाटॉमी वाले चैप्टर में आ गया। बोले सर क्यों? क्योंकि बेटा लीफ के एनाटॉमी अब मुझे पढ़ना है। लीफ के एनाटॉमी में आपको सिखाया जाता है कि अपर पार्ट बच्चा एपिडर्मिस होता है। बोले हाँ सर ये तो हमें पता है, कोई नया चीज थोड़ी है। ये नीचे का एपिडर्मिस है, इसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एकदम बेटा करेक्ट है। सर बीच में आपने गैप छोड़ दिया है जानबूझ करके? नहीं, ये गैप होता है स्टोमेटा। हमने आम का प्लांट बोला बेटा, डाइकोट प्लांट बोला, तो डाइकोट प्लांट के अंदर में जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे के सरफेस पे ही होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि डाइकोट प्लांट में ना जो स्टोमेटा होता है वो या तो अपर सरफेस पे एब्सेंट होता है या तो लेस इन नंबर होता है। ऐसे कंडीशन को बेटा हम एनाटॉमी में कहते हैं हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक। लेकिन अगर मोनोकॉट आपने पढ़ लिया, अगर बेटा मोनोकॉट आपने पढ़ा तो स्टोमाटा का नंबर दोनों तरफ इक्वल होता है, इसे कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक, एम्फीस्टोमैटिक। ये याद रखिएगा। बोले सर क्यों, रीजन बताइए। रीजन सुनिए, मोनोकॉट का लीफ ऐसे होता है, ये वर्टिकल खड़ा है, सनलाइट इधर से भी आ रहा है, सनलाइट इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से लाइट इक्वल आ रहे, तो बेटा पानी दोनों तरफ से इक्वल निकलेगा। डाइकोट में लीफ ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरह से होते हैं। तो बेटा टेम्परेचर लाइट ऊपर से ज्यादा आएगा, नीचे कम होगा, इसलिए स्टोमाटा ऊपर में कम है, ऊपर में स्टोमाटा कम है। लाइट में एनर्जी है, एनर्जी से क्या करेगा, वहां के पानी को वेपोराइज करेगा, पानी को निकाल देगा, ट्रांसपिरेशन। इसलिए डाइकोट बोलता है नीचे में लाइट कम आएगा, कम आएगा तो पानी कम निकलेगा, इसलिए नीचे स्टोमाटा ज्यादा बनाओ, ऊपर में कम बनाओ, या तो मत ही बनाओ। क्या कहेंगे बेटा, हाइपोस्टोमैटिक। मोनोकॉट में बेटा ऐसा है, इधर भी सेम इधर भी सेम। बच्चों के कैसे, इसलिए बोला ठीक है दोनों साइड बना लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एनाटॉमी में ये वर्ड लिखा है बच्चा, इसलिए मोनोकॉट को कहते हैं, इट इज कॉल्ड द आइसोबाइलैटरल लीफ। दोनों तरफ से एक समान कलर, इधर और इधर एक समान कलर, दोनों तरफ इक्वल लाइट गिरेगा, दोनों तरफ इक्वल ग्रीन होंगे, आइसोबाइलेटरल। और डाइकॉट इधर लाइट ज्यादा, तो लाइट को पकड़ने वाला पिगमेंट ऊपर में ज्यादा, ग्रीन ज्यादा, नीचे में ग्रीन कम, इसलिए इसे कहता है डॉर्सी वेंट्रल। अलग अलग सरफेस है, ऊपर सरफेस ज्यादा हरा, नीचे का सरफेस कम हरा, ऊपर स्टोमाटा कम, नीचे स्टोमाटा ज्यादा। तो डाइकॉट और मोनोकॉट थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। सर मेन क्या है, एपिडर्मिस के बीच में ये बेटा स्पेशल सेल होते हैं मीजोफिल सेल। मीजो का मतलब बीच, मीजोफिल सेल जो बेटा देखिए यहां पास बड़े हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, साइज में बड़े
देख लीजिए साइज में बड़े हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसे आपकी एनसीईआरटी कहती है बच्चा लोग पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल। मीजोफिल मतलब एमएससी, मीजोफिल सेल। नीचे की तरफ होता है बेटा, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कम होगा, क्लोरोप्लास्ट कम होगा तो ग्रीन कलर भी कम होंगे। ये होगा बच्चा आपका स्पॉन्जी मीजोफिल। बीच बीच में लूजली अरेंज है, कैविटी है, एयर कैविटी है, यहीं से पानी निकल जाएगा। ठीक, बोले ठीक है सर। तो मीजोफिल सेल कितने तरह के? दो तरह के। ऊपर वाले टाइटली पैक्ड पैलिसेड और नीचे वाले स्पॉन्जी, नीचे वाले स्पॉन्जी। अब ध्यान से सुनना। इसके अलावा आपको बच्चा यहां पर मिलेगा जाइलम नाम का टिश्यू और यहां मिलेंगे बेटा फ्लोएम नाम के टिश्यू। पानी को लाना है जाइलम, फूड को ले जाना है फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम दे आर द वेल कवर्ड बाय द बंडल सीथ, दे आर द वेल कवर्ड बाय द बंडल सीथ। ठीक है बच्चा? बोले हाँ सर। ये क्या है सर? बीएससी, बंडल सीथ। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा अपने बेटा दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। पूरे लीफ में केवल और केवल मीजोफिल सेल ही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट। स्टेटमेंट को नोट करो, पूरे लीफ में केवल और केवल मीजोफिल सेल ही फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उस सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। एनसीईआरटी में देखना बेटा ग्रीन कलर का बनाया भी नहीं है, दोनों एपिडर्मिस नहीं करेंगे। जाइलम मरा हुआ टिश्यू है, जाइलम तो डेड होता है, करेगा नहीं। फ्लोएम उसे भी नहीं, उसे भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। सर क्या बंडल सीथ सेल करेगा? आंसर बेटा नो, आंसर बेटा नो। केवल और केवल कौन करेगा? आंसर बेटा मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। दुनिया के 90% से एवब जो प्लांट हैं वो बच्चा जो फोटोसिंथेसिस करेगा केवल और केवल कौन? मीजोफिल सेल। लेकिन बाद में इवोल्यूशन में एक नया तरह का प्लांट डेवलप होगा जिसे आप कहेंगे बेटा C4 प्लांट। ये 90% प्लांट बेटा C3 प्लांट हैं, जहां फोटोसिंथेसिस केवल MSC में होगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला है, तो एक नया प्लांट बनेगा जिसे हम कहेंगे C4 प्लांट। उनके अंदर में मीजोफिल सेल में तो होगा ही होगा, साथ साथ बंडल सीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब मैं C4 को बताऊंगा तो याद रखना MSC में भी क्लोरोप्लास्ट और बेटा BSC में भी क्लोरोप्लास्ट होगा, दोनों के अंदर में फोटोसिंथेसिस चलेगा। लेकिन फिलहाल आप C3 पे कंसंट्रेट कीजिए, मेन प्लांट C3 होता है, वहां केवल और केवल मीजोफिल सेल में ही होगा, बंडल सीथ सेल में नहीं होगा। बोले सर एक कैम प्लांट भी है सर, वो भी क्लियर कर दो ना। मैंने क्या बोला बच्चा? दुनिया में केवल C4 प्लांट में MSC और BSC, बंडल सीथ सेल और मीजोफिल सेल पार्टिसिपेट करेंगे। कैम प्लांट में भी केवल बेटा आपका MSC में ही होगा, कैम प्लांट में भी केवल MSC में ही होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसे हम डिटेल से तो बताएंगे। बोले सर मीजोफिल सेल क्यों करता है? उसका सिंपल कहानी है, उसका कहानी बेटा सिंपल है। मीजोफिल सेल क्यों करता है? उसका कहानी एकदम सिंपल है, बिकॉज मीजोफिल सेल कंटेन लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बेटा देखिए वैक्यूल है और इधर देखिए ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट। बोले ठीक। सर क्लोरोप्लास्ट किधर अरेंज होगा? साइटोप्लाज्म में कुछ बिखरा रहेगा?
नहीं बच्चा, आपकी एनसीईआरटी कहती है मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट 3 तरीके से। बोले ठीक है सर, एनसीईआरटी में लिखा तो है लेकिन किसी को दिखता नहीं है। ये आपके मटेरियल में बच्चा बहुत अच्छे से गिवन है, हालांकि फिगर भी बनाया। चलो ठीक है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बेटा ज्यादा है, लाइट बहुत तेज आ रही है बेटा, धूप आ रहा है, मई जून का धूप है, इंटेंसिटी बेटा ज्यादा है, तो सारे क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे बेटा, इस तरह से एक लाइन में पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। सारे क्लोरोप्लास्ट देखिए बेटा इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, अब क्या करते थे गर्मी के टाइम में, अपने दोस्त के पीछे छुप जाते थे, और तुम्हारा दोस्त उसके पीछे आ गया क्योंकि तेज धूप तुम्हारे चेहरे पे ना गिरे। गर्मी में ही करते हो सर। ठंड में बोले दोस्त हटो, सनलाइट आने दो। अगर इंटेंसिटी देखिए बच्चा यहां ज्यादा था, यहां इंटेंसिटी कम कर दिया, तो सारे क्लोरोप्लास्ट बेटा देखिए लाइट जो आ रही है उसके परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे। याद करो, ठंड का टाइम है, आप लोग 5 दोस्त हो, पांचों दोस्त बेटा धूप के सामने आने की कोशिश करते हो क्योंकि इंटेंसिटी कम है, हमें एनर्जी लेना है ना। बोले सर मॉडरेट है तो, सर मॉडरेट है तो इंटेंसिटी मॉडरेट आ रहा है तो बिखरे पड़े होंगे, स्कैटर्ड होगा, स्कैटर्ड होगा। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मटेरियल में फिगर भी बनाया है। रिपीट कर दे रहा हूं, धूप तेज है, धूप से बचने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल, पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। धूप सर बहुत कम है तो परपेंडिकुलर, लाइट आया उसके परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे अरेंज हो गए, ऐसे लाइट इधर से आ रही है हम ऐसे अरेंज। सर मॉडरेट है तो स्कैटर्ड रहेंगे। तो ये 3 तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है, कहां, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में अरेंजमेंट। सर क्या क्लोरोप्लास्ट मूव करता है, हाँ, इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहती है बेटा साइक्लोसिस। जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट शो करता है, साइक्लोसिस। चलिए ठीक है सर, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, चलिए उसके डिटेल में चले। तो ये बच्चा आपने बनाया मीजोफिल सेल, ये बच्चा आपने बनाया मीजोफिल सेल। हरे रंग से बना दूं क्योंकि मीजोफिल तो ग्रीन होगा, और उसके अंदर ढेर सारे बच्चा क्लोरोप्लास्ट, चलो बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। अब हम लोगों को अगर डिटेल से फोटोसिंथेसिस पढ़ना है भाई, तो हमें एक क्लोरोप्लास्ट को काट करके डिटेल से देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना लिया, सभी को आता है। तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा होगा 2 मेम्ब्रेन, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, मोर परमिएबल, याद रखिए बेटा एनसीईआरटी का वर्ड है मोर परमिएबल, और एक होगा इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। ये सेम चीज बच्चा, सेम चीज वैलिड है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां भी 2 मेम्ब्रेन थे, आउटर और इनर, यहां भी 2 मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चा वो क्रिस्टी बनाता था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहां पास वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बच्चा वेल डेवलप थैलेक्वाइड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर का मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, यहां पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्रिस्टा या क्रिस्टी आप कहते हो, वो बेटा थैलेक्वाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ये बेटा थैलेक्वाइड में कन्वर्ट हो चुका है। सर क्या एक ही थैलेक्वाइड होगा, नहीं, बंच में होंगे, गुच्छों में होंगे। तो ढेर सारे थैलेक्वाइड, ढेर सारे थैलेक्वाइड एक साथ स्टैक कर गया, जुड़ गया, ढेर सारे थैलेक्वाइड बेटा जुड़ गए, इसी को कहते हैं आप ग्रेनम। इसी को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनम। मैं आगे के चैप्टर में बेटा आपको बताऊंगा, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट स्टैकिंग नहीं करता, वैसे क्लोरोप्लास्ट को बेटा मैं ए ग्रेनल बताऊंगा। उसे मैं क्या बताऊंगा बेटा, ए ग्रेनल। ए का मतलब नॉट, ग्रेना नहीं बनाते। ये बेटा C4 प्लांट में मैं आपको सिखाऊंगा, C4 प्लांट का ये फीचर होगा, लेकिन हमें तो C3 पढ़ना है। तो हमने बेटा थैलेक्वाइड का गुच्छा बना दिया, 2 से 100 तक थैलेक्वाइड है गुच्छे, ग्रेनम। 2 ग्रेनम आपस में जुटे हैं स्ट्रोमा लैमेली से,
स्टोमा लैमेली से, ठीक। बाहर में फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट को कहते हैं बेटा स्ट्रोमा। फ्लूइड पार्ट कौन है? स्ट्रोमा। ध्यान से देखो, अब आगे की कहानी बहुत ही आसान है, समझ में आनी चाहिए। एक बार मुझे टाइम बताओ, टाइम कितना हुआ अभी? टाइम कितना हुआ है? ठीक है, तो 8 मिनट में मैं करता हूं। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल भाषा में सीखो। इस ग्रैनम पे ही सनलाइट गिरेगा, इस ग्रैनम पे ही बच्चा सनलाइट गिरेगा और लाइट रिएक्शन करेगा। ग्रैनम पे सनलाइट गिरेगा, लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन से बनेंगे एटीपी, लाइट रिएक्शन से बनेगा NADPH। लाइट रिएक्शन कंप्लीट, वाटर टूटा, ऑक्सीजन नाम के गैस बाहर रिलीज। लाइट रिएक्शन कहां हुआ? ग्रैनम पे। लाइट आया, उस एनर्जी को पकड़ के एटीपी बना लिया। वाटर टूटा, वाटर का हाइड्रोजन पकड़ के NADPH, वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन रिलीज, लाइट रिएक्शन कंप्लीट। अब स्ट्रोमा के अंदर में एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को बेटा क्या करेगा? CO2 पकड़ेगा, एनवायरमेंट से CO2 पकड़ लिया, स्टोमाटा में गया, स्टोमाटा से सेल में गए, सेल में क्लोरोप्लास्ट में गया। इस CO2 से वो बना लेगा ग्लूकोज, C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए बेटा उसे चाहिए ये वाला ATP और ये बेटा चाहिए NADPH। तो डार्क रिएक्शन कहां चल रहा है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहां चल रहा है? ग्राना में। लेकिन इस फिगर से ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इस फिगर को बड़ा करके देखते हैं, इस ग्राना को बड़ा कर देते। तो मैंने इस ग्राना को जब बड़ा किया, देखिए ध्यान से, ये मैंने ग्राना को बड़ा किया, तो ग्राना किससे बना है? तो बोले सर ग्राना तो देखिए सर 1 2 3 4 ऐसे से सर 2 से 100 थैलेक्वाइड से बना है, 2 to 100 थैलेक्वाइड से बना है। सर कहां पर लाइट रिएक्शन हो रहा है, क्या आप बता सकते हो? सर लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है? तो देखते हैं, इसे समझने के लिए हमने क्या किया, थैलेक्वाइड को बेटा बड़ा कर दिया। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का फिगर है ना, ये थैलेक्वाइड है। लाइट रिएक्शन को समझने के लिए मैंने थैलेक्वाइड को देखिए बच्चों लोग बड़ा कर दिया। इतना बड़ा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने भी किया, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस थैलेक्वाइड को बड़ा कर दिया। ये क्या है? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड का ये हो गया मेम्ब्रेन, ये बेटा मेम्ब्रेन है, और ये बेटा खाली जगह, इसे ल्यूमेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन। और ये क्या है? थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। बोले ठीक। सर इस थैलेक्वाइड पे क्या होगा? इस थैलेक्वाइड पे बेटा ग्रुप ऑफ पिगमेंट होंगे, गुच्छे। गुच्छा याद रहेगा, ग्रुप याद रहेगा। लगभग बेटा 250 से 400 पिगमेंट पाए जाएंगे गुच्छों के फॉर्म में, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिस्टम। यहां पास पिगमेंट का गुच्छा पाया जाएगा, दिस गुच्छा इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। इस पूरे थैलेक्वाइड पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाए जाएंगे, दिस ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड द फोटोसिस्टम। इस फोटोसिस्टम में लगभग 250 से 400 अलग अलग बुक अलग अलग आंसर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता 100 ऑफ पिगमेंट। अब 100 में कितने आ गए? तो मैंने बोला बेटा ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट को कहते हैं फोटोसिस्टम। इस फोटोसिस्टम में लगभग 250 से 400 पिगमेंट पाए जाएंगे। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बेटा स्कैटर्ड नहीं है, ये बेटा एक वेल अरेंज गुच्छा में है। वेल अरेंज बेटा गुच्छे में है। तो ऐसा नहीं कि सर कहीं भी बिखरा होगा, दे आर वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। तो एनसीईआरटी कहती है बच्चा, एनसीईआरटी कहती है कि फोटो सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोले सर फंक्शन के बेसिस पे? नहीं, याद रखिएगा, हमने फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया,
साइंटिस्ट को दो तरह के फोटो सिस्टम दिखे, जो पहले दिखा PS1, जो बाद में दिखा PS2, ऑन द टर्म ऑफ डिस्कवरी है, नॉट द फंक्शन। जो पहले दिखा 1, बाद में दिखा 2। तो मुझे नहीं मालूम यहां पर PS1 कौन है, PS2 कौन। सर इस फोटो सिस्टम में है क्या, सर इस फोटो सिस्टम में है क्या? तो फोटो सिस्टम का एक फिगर बनाते हैं। फोटो सिस्टम में है क्या? तो फोटो सिस्टम इज जस्ट लाइक बेटा शादी। फोटो सिस्टम में दो पार्ट होंगे। ये देखिए बेटा फोटो सिस्टम बना दे, तो फोटो सिस्टम में दो पार्ट। एक बेटा दूल्हा है, दूल्हे का नाम है RC रिएक्शन सेंटर, दूल्हे का नाम है रिएक्शन सेंटर। और बाकी बच्चा 250 से 400 जो बाराती है, इसे कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पूरा बेटा 250 से 400 जो बेटा बाराती है, उसी को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हो एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल। तो ये सर 250 से 400 कैसे जुड़े हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ने आपस में उन्हें बांध रखा है। चलो बनाते हैं। सर RC का क्या चक्कर है? RC बेटा दूल्हा है, यानी कि बेटा ये स्पेशल, ए सिंगल, एक बेटा अकेला, ए सिंगल। और सेकेंड वर्ड बेटा ध्यान देना, स्पेशल, सिंगल, स्पेशल, क्लोरोफिल ए, एक अकेला स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। बना देता हूं। सबसे पहले आपको बेटा एक दूल्हा बना दीजिए, ये दूल्हा है, ये बेटा RC कह दीजिए, रिएक्शन सेंटर, स्पेशल क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है। ये हो गया बेटा दूल्हा, रिएक्शन सेंटर। यहीं से रिएक्शन होगा बेटा, इसी की शादी है। बाकी लोग बेटा वो सब तबला बजाने आए, नाचने के लिए आए, खाने के लिए आए। शादी वादी उनकी नहीं, शादी इसकी। अब देखो बाराती बेटा, बाराती में आ गया क्लोरोफिल ए, स्पेशल वाला क्लोरोफिल बेटा रिएक्शन सेंटर है। ये दूल्हा का भाई है, ये दूल्हा का भाई उसी फैमिली का है, क्लोरोफिल ए ही का फैमिली है, लेकिन बेटा शादी इसकी नहीं। ढेर सारे क्लोरोफिल ए है, बना देता हूं। इसके अंदर है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। इसके अंदर है कैरोटीन, कैरोटीन। और इसके अंदर है आपका वन इज द ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब आया समझ में? तो ये बेटा जो आपको येलो वाला दिख रहा है, ये बेटा दूल्हा है, दूल्हा का नाम RC रख देता हूं, रिएक्शन सेंटर। और ये सब बेटा जो डांसर है, जो बेटा डांसर लोग दिख रहे हैं 4 तरह के, आपस में बेटा प्रोटीन प्रोटीन से जुटा हुआ है, प्रोटीन से आपस में जुटे हैं। दिस डांसर इज कॉल्ड द LHC। ये बेटा डांसर को LHC कहेंगे, या बेटा आप एंटीना मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बोले सर डांसर का काम क्या? बात सही है, क्योंकि बच्चा जब सनलाइट गिरेगा, विबग्योर आएगा ना, विबग्योर आएगा, विबग्योर आएगा। कौन सा बेटा? 400 to 700 वाला। तो जो दूल्हा बोलेगा बेटा, दूल्हा बोलेगा मुझे 700 वाला लाइट दो। दूल्हा बोल रहा है बेटा, रिएक्शन सेंटर बोल रहा है कि मुझे 700 नैनोमीटर का लाइट चाहिए वेवलेंथ। मुझे बेटा 500 वाला नहीं चलेगा, 600 वाला नहीं चलेगा, 700 वाला दो। इसलिए दूल्हे का नाम है बेटा, वो 700 वाले लाइट को सबसे ज्यादा पकड़ता है। सब लाइट दो, 700 रुपए को सबसे ज्यादा पकड़ेगा, P700। बोले सर 500 वाला देंगे तो? 500 वाला दोगे एनर्जी ज्यादा है, तो 500 वाला अगर बेटा लाइट आया तो वो बेटा बाराती का काम है, वो बेटा बाराती का काम है। जैसे यहां पर 500 वाला आ गया, तो वो बेटा बाराती का काम है उसके एनर्जी को कम करे, उसके एनर्जी को कम करे और दूसरे को हैंड ओवर करे। जैसे बेटा इसे चाहिए कितना? इसे चाहिए बेटा 60% वाला एनर्जी, और तुमने दे दिया 100% वाला, मर जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसलिए पहले बेटा
ये बाराती पकड़ेंगे, थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, और बीच में बेटा थोड़ा एनर्जी निकलते जाएगा। तो धीरे धीरे बेटा इसकी एनर्जी घटते जाएगी, घटते जाएगी, घटते जाएगी, घटते जाएगी, घटते जाएगी। जिस दिन एनर्जी बेटा 700 वाले में पहुंचा, वो बेटा हिट मार देगा आरसी को, आरसी में इंटर कर जाएगा। इसलिए बेटा बाराती जरूरी है, नहीं तो बेटा दूल्हा पे डायरेक्टली लाइट गिरा तो दूल्हा भाई सब निकल लेगा। इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, कहीं बेटा फोटो ऑक्सीडेशन वर्ड ना आए, देखो नाम में लिखे ना, फोटो का मतलब लाइट। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ज्यादा है और वाटर टूट रहा है, फोटोलिसिस हुआ, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बेटा क्लोरोफिल ए जो दूल्हा है उसको बेटा रप्चर कर देगा। इसी को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। वो हमेशा के लिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी को आप कभी कभी कह देंगे बेटा सोलराइजेशन, सोलराइजेशन। इसलिए हमें बाराती की जरूरत पड़ती है जो बेटा दूल्हे को प्रोटेक्ट करेगा। आया समझ में? जाता है ना दूल्हा तो शाली लोग क्या बेटा, जूता चोरी, चप्पल चोरी क्या होता है, तो बेटा पहले साइड वाले निपटते हैं, दूल्हा कुछ बोलता नहीं है, समझो वही है। दूल्हा बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बाकी बाकी मेंबर बेटा सारा चीज संभाल रहे हैं। इसलिए बेटा बाराती जरूरी है, शादी तो बेटा दूल्हे का ही होगा। आ गया समझ में? तो अब टाइम नहीं है, मेरे में से किसे किसे समझ में आया, कितना टर्म ऑफ परसेंटेज बता दो मैसेज में। 100 आया, 99 आया, 96 आया, 90 आया। चलो, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, अगले क्लास में हम लोग बहुत डिटेल से करने वाले। आ गया समझ में? अब तो आप डरना मत फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या मैं बताऊं, दूल्हा, शादी, यही सब पूरा कहानी बता दिया। अब इसमें भी नहीं समझ में आएगा तब तो भाई जाके कूद जाओ 2-4 फ्लोर। ठीक है, मेरे में से आ गया। फिर भी अगर नहीं आया होगा तो थोड़ी देर में रिकॉर्डेड आ जाएगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना टाइम है ही है तो एक बार वापस से लेक्चर को सुनिए। देखा, पढ़ोगे वो बाद में पढ़ लेना, कहानी बेटा पूरा एनसीईआरटी का ये बाद में पढ़ लेना। लेकिन एक बार मैंने जैसे कहानी कहानी बताया है ना, सुना सुना करके, तो दिमाग में छप जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। फिर पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट अभी तुरंत क्लास है और मुझे थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए।